से आवाज़ आ रही है बेटा मेरी? ओके। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था और उसके आगे हम लोगों ने सॉल्व करना है अपने पास। बस 1 मिनट दो, मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, मैंने 2 सवालात आप लोगों को होमवर्क दिए थे, आप लोगों ने सॉल्व करे हैं या नहीं करे? एक क्वेश्चन नंबर 4 दिया था, किया सॉल्व ही वाला? कहाँ वेरीफाई हो रहा है इसका आंसर? ऑप्शन बी पे वेरीफाई हो रहा, पक्की बात है? ओके सर। हाँ भाई, आपकी फर्स्ट क्लास है आज, लास्ट क्लास आपने नहीं ली, लास्ट क्लास लेनी थी ना। लास्ट क्लास लिए बगैर ये वाली क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, ओके। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो, उसका कौन सा ऑप्शन आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा वेरीफाई हो रहा है बेटा? ऑप्शन ए वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, करवाने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे। ठीक है, चलो ओके। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं अपने पास। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, अब सबा कौन सा सॉल्व करा दूं बेटा? अभी सब ने मुझे मना किया कि सॉल्व नहीं करना है, सबसे हो गया। ठीक है ना, फिर भी मैं आपके लिए, मुझे मैसेज कर देना, मैं ग्रुप पे आपको वर्किंग शेयर कर दूंगा। ठीक है। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है कि ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई। अब एक्स ऑन वाई की इक्वेशन तो हमने देखी नहीं है अब तक। ठीक है ना, सो एक्स ऑन वाई की इक्वेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि एक्स ऑन वाई की इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई। ठीक है, यहाँ पे एक्स कौन सा वेरिएबल है? एक्स अब मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। वाई कौन सा वेरिएबल है? वाई अब मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। सी मेरे पास क्या है? सी मेरे पास है वही रिग्रेशन कांस्टेंट। और डी मेरे पास वही है रिग्रेशन कोफिशिएंट। अच्छा, इस डी को हम लोग बी एक्स वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, जिस तरीके से हमने बी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? हाँ भाई, बी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम? बी वाई एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे, याद नहीं है? भूल गए? मैंने आपको बताया था कि हम लोग बी को जो है वो किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बी वाई एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से हम डी को, मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई को बी एक्स वाई से भी रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स पहले आ जाएगा, वाई बाद में हो जाएगा। तो बी एक्स वाई का मतलब क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई मीन्स डी। ठीक है, अच्छा मुझे बात बताओ, हमने बोला कि डी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी एक्स वाई से। बी का फॉर्मूला किसको याद है? रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला किसको याद है? ज्ञानचंद आपको याद है बेटा? लास्ट क्लास कब हुई थी हमारी? कब हुई थी भाई लास्ट क्लास हमारी? जुमेरात को हुई थी।
जुमेरात को, यहीं पे जुम्मे की छुट्टी आ गई, फिर आज हफ्ता हो गया, एक फॉर्मूला याद नहीं हुआ तुमसे भाई हैं? हाँ, ऐसे हंसता रहेगा देखता रहेगा ना तो हो चुका सीए बेटा फिर, ठीक है, ऐसे नहीं होगा सीए। हाँ भाई, बी का क्या फॉर्मूला, कौन बताएगा? बताओ, रिदा बताओ, बी का क्या फॉर्मूला था? शाबाश, तुम बताओ, तुम बड़ा असरी हो, तुम बताओ। नहीं नहीं, ये इससे, ये जो आगे बाजी बैठी है इनसे कह रहा हूँ। देख के नहीं, बगैर देखे बताना है, देख के तो वो ही बता देगा। हाँ, पॉइंट नहीं, वो मल्टीप्लाई है वो। हाँ, तो देखो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि न्यूमरेटर सेम है, n इंटू सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ वाई, न्यूमरेटर सेम है बी और डी का, ठीक है ना? हाँ हाँ ना, अब यहाँ पे चेंज हो जाएंगे ना, एक्स और वाई, अब एक्स डिपेंडेंट कहलाएगा। हमेशा इक्वेशन के जो राइट हैंड साइड पे वेरिएबल होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और इक्वेशन के जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब इसमें चेंज होगा ये दोनों आपस में। अच्छा, b के डिनोमिनेटर में क्या आता है? n इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा n इंटू सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ y का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, a का फॉर्मूला किसको याद है? किसका क्या था a का फॉर्मूला? सम ऑफ y अपॉन n माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ x अपॉन n। अब यहाँ पे क्या होगा कि सम ऑफ x अपॉन n पहले आ जाएगा और सम ऑफ y अपॉन n बाद में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूलाज के अंदर आपस में x ऑन y कब लगाएंगे और y ऑन x कब लगाएंगे? हमेशा जब भी सवाल होगा तो y ऑन x वाली इक्वेशन जो है, y ऑन x वाली इक्वेशन जो है वो बाय डिफॉल्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाय डिफॉल्ट, मतलब अगर सवाल में हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिनोट करना होगा तो हम बाय डिफॉल्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x से डिनोट करेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल को y से डिनोट करेंगे, और इक्वेशन x ऑन y ही लगाएंगे। जैसे इस वाले सवाल के अंदर तो उसने y ऑन x बोल दिया था तो इसलिए y ऑन x लगाया। जस्ट लाइक ये वाला सवाल, इसमें तो उसने नहीं बोला था कि x ऑन y लगाओ या y ऑन x लगाओ, तब भी हमने क्या लगाया था? बाय डिफॉल्ट y ऑन x ही लगाया था। जैसे इस सवाल के अंदर उसने नहीं बताया कि x ऑन y लगाया है, y ऑन x लगाना है, तो भी हमें क्या लगाया? y ऑन x ही लगाया बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और जो भी दोनों होमवर्क सवाल किए उसमें भी आपने y ऑन x ही लगाया। x ऑन y कब लगाएंगे? जब सवाल में इस तरीके से मेंशन होगा सारा, ठीक है, तो x ऑन y तभी अप्लाई होगा। अच्छा, अब एक काम करें, मुझे ज़रा सम ऑफ x बता दो कितना है, सम ऑफ y बता दो कितना है, सम ऑफ y स्क्वायर बताओ कितना है, और सम ऑफ एक्स वाई बताओ कितना है। n तो मैं बता दूंगा 9 है। चलें बेटा, ज़रा जल्दी से यूज़ करें अपना दिमाग और ज़रा सम मुझे बताइए। जी बेटा, 45, ये पुराने वाले ही होंगे, उसमें से देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 से देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 का डेटा सिर्फ सम ऑफ वाई स्क्वायर अलग से निकालना होगा, सम ऑफ वाई स्क्वायर अलग से निकालना होगा, बाकी पुराने वाले सवाल का ही डेटा है। ये 108 आ रहा होगा, ये सिर्फ वाई स्क्वायर बताओ क्या आ रहा है। ये 597 होगा सम ऑफ एक्स वाई। सम ऑफ वाई स्क्वायर कैसे निकलेगा? हर वाई की वैल्यू का स्क्वायर करना है आपने और फिर उसको ऐड करना है। 13। बेटा कोई और भी कंफर्म करेगा कि सम ऑफ वाई स्क्वायर यही आ रहा है?
बेटा बताएं ज़रा डी की वैल्यू क्या आ रही है। जी भाई, हम्म 3.10, 3.10 नहीं होगा, छोटा होगा भाई, छोटा होगा। ये सही है 0.94। अब सी बता दो, सी की वैल्यू क्या आ रही है। स्टिल आज जनवरी बैच में अच्छे खासे बच्चे जो है वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। ठीक है, एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं सारी क्लासेस ही जो है ना वो कैंसिल कर दूंगा और सारी क्लासेस उसके बाद से ना रिकॉर्डेड दी जाएंगी बच्चों को, जनवरी बैच के, मार्च बैच वालों को नहीं, जनवरी बैच वालों को सारी क्लासेस में रिकॉर्डेड डालूंगा फिर, PRC 1, 2 और 3 तीनों की। हाँ भाई, -6.4। ओके, सो हमें इक्वेशन बनानी थी और इक्वेशन हमारे पास थी x इज इक्वल्स टू c प्लस dy और x है -6.4 प्लस 0.95y। क्या इसको हमने फर्दर सॉल्व करना है या नहीं करना है? नहीं करना। क्यों? क्योंकि सवाल में क्या लिखा हुआ था, ऑब्टेन द लाइन ऑफ रेग्रेशन। हमने देखा था कि जब भी ऑब्टेन द लाइन ऑफ रेग्रेशन होगा तो आप इक्वेशन बनाएंगे, ए और बी या सी और डी की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन में रख देंगे और काम खत्म हो जाएगा हमारा, और इसको ऑप्शन ए के लिए। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लें ताकि फिर हम आगे मूव करें। यार उसमें मुझे बताना भी, क्लास के बात करते हैं उसमें कि हमने कहाँ तक किया है, वो उसकी एक क्लास है गई, ये बस वो दिखा देना, मुझे बता देना कौन सा मैंने करवाया, तो फिर बस एक क्लास लगा के ख़त्म कर देना। ठीक है, हाँ भाई चलें आगे बढ़े। कॉपी कर लिया, क्वेश्चन की PDF सेंड कर दीजिएगा। ओके, कर दूंगा। चलो अब आओ, यहाँ पर हमारा रिग्रेशन मॉडल जो है वो ख़त्म हो चुका है, और रिग्रेशन मॉडल के बाद उस सेकंड हमारे पास एरिया है, दैट इज कोरिलेशन, वो देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में सब क्लास के एंड पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा कोरिलेशन क्या बताता है? देखो कोरिलेशन बताता है कि इट मेजर्स, देखो डेफिनेशन, इट मेजर्स
the relationship between वेरिएबल्स कि कोरिलेशन जो है वो रिलेशनशिप बताता है बिटवीन वेरिएबल्स। अब रिलेशनशिप से क्या मुराद है भाई बताओ सर? रिलेशनशिप से मुराद है तीन तरीके के रिलेशनशिप्स। अच्छा जी, एक जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप, एक जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप। हाँ भाई, तो मैंने क्या कहा कि रिलेशनशिप से क्या मुराद है? तीन तरीके के रिलेशन। कौन कौन से? एक हमने लिखा था पॉजिटिव रिलेशन, सेकंड हमारे पास था नेगेटिव रिलेशन, एंड थर्ड हमारे पास है नो रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशनशिप से क्या मुराद है? पॉजिटिव रिलेशनशिप की तरफ से मुराद ये है कि दोनों तरफ से सीन ऑन है, सही है ना? और क्या बोलेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप को? नेगेटिव में ये है कि वन साइडेड चल रहा है अभी तक। हंस रहे हो तुम लोग? नहीं समझ, वन साइडेड नहीं समझते? समझते हो ना सर, मेरी तरह तो बहुत दफ़ा हुआ है। ओके, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप के अंदर हुज़ैफा कौन है? चलो अभी दूसरों के राज नहीं खोलो, जाने दो। पॉजिटिव रिलेशनशिप के अंदर एक और रिलेशनशिप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव। ठीक है ना? पॉजिटिव रिलेशनशिप के अंदर एक और होता है परफेक्ट पॉजिटिव। नेगेटिव रिलेशनशिप के अंदर एक और होता है, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव। खानदानी दुश्मनी चल रही है यहाँ पर बाप दादाओं की, ठीक है ना? तो रिलेशनशिप से मुराद ये है कि तीन तरीके के रिलेशनशिप होते हैं, पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन एंड नो रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशनशिप के अंदर एक और आता है परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन, और नेगेटिव के अंदर एक और आता है परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन, ठीक है? अच्छा, और जो मैंने लिखा था वहाँ पे बिटवीन वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स से मुराद वही हैं कि हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब सर बात यह आती है कि हाउ वी मेजर कोरिलेशन। ये बात तो सही है कि ये रिलेशनशिप होते हैं कि लिखा हुआ है हाउ वी मेजर कोरिलेशन, कि कोरिलेशन किस तरीके से मेजर की जाए। सो कोरिलेशन मेजर करने के दो तरीके हैं। नंबर वन, या तो स्कैटर डायग्राम बना लो, या आप कैलकुलेट कर लो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। दो काम कर सकते हैं कोरिलेशन मेजर करने को, या तो स्कैटर डायग्राम बना सकते हैं, या तो आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। स्कैटर डायग्राम किस लिए यूज़ होती है? स्कैटर डायग्राम
विजुअल इम्प्रेशन के लिए यूज होती है। किसके लिए? विजुअल इम्प्रेशन के लिए। आप कभी हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो वो एक हार्ट बीट की मशीन लगी हुई होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हार्ट बीट जा रही होती है। वो क्या है? वो सिर्फ डायग्राम है, आपको विजुअलाइज करा रही है कि हार्ट बीट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। एक्चुअल में उसके पीछे क्या है? उसके पीछे नंबर्स ही हैं, उसके पीछे रीडिंग्स ही हैं, ऐसा ना। या कभी आप स्टॉक एक्सचेंज देखते हो तो वो एरो ऊपर जा रहा होता है या एरो डिक्लाइन की तरफ आ रहा होता है, तो वो तो सिर्फ एक डायग्राम है ना जो हमें विजुअलाइज कर रही है। उसके बेस्ड क्या है उसकी? सर उसकी बेस्ड के ऊपर नंबर्स ही होते हैं। तो स्कैटर डायग्राम किस लिए बनाते हैं हम? ताकि सिर्फ विजुअल इंप्रेशन बना सकें, ठीक है। अच्छा सर, क्या स्कैटर डायग्राम पेपर में कैलकुलेट करने को आएगी? नहीं, स्कैटर डायग्राम पेपर में कैलकुलेट करने को नहीं आएगी। स्कैटर डायग्राम से थ्योरी वाले सवाल पेपर में आते हैं, ठीक है। अच्छा सर, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है? इट मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन, कि कोरिलेशन जो है वो किस एक्सटेंट तक है, किस हद तक कोरिलेटेड है आपस में, ठीक है ना। और यहाँ से आपके पास जो है वो कैलकुलेशन वाले सवाल पेपर में आएंगे। ठीक है भाई, तो ज़रा स्कैटर डायग्राम वाला एरिया देख लेते हैं कि स्कैटर डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे। और स्कैटर डायग्राम्स में ये परफेक्ट पॉजिटिव और पॉजिटिव रिलेशनशिप से क्या मुराद है। हाँ भाई, आगे बढ़े, चलो आओ अब देखते हैं हम लोग अपने पास पॉजिटिव रिलेशन देखने जा रहे हैं। स्कैटर डायग्राम, अब पॉजिटिव रिलेशनशिप की अगर हम एक डायग्राम बनाएं अपने पास, या इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं आता है क्या? चलो खैर, अगर हम ऐसे ही रफली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपने पास ड्रॉ करते हैं, देखो इसमें क्या होगा। ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपने पास ड्रॉ कर लिया। दिस इज वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है। पॉजिटिव रिलेशनशिप में क्या होगा कि x का यूनिट भी इंक्रीज होगा तो साथ साथ y का भी यूनिट इंक्रीज होगा, दोनों यूनिट्स इंक्रीज होंगे। अगर x की वैल्यू मिसाल के तौर पर 5 है और y की वैल्यू 10 है, अब x की वैल्यू अगर 10 हो जाएगी तो y की वैल्यू हो सकता है 16 हो जाए। अगर x की वैल्यू 18 हो जाएगी तो हो सकता है y की वैल्यू जो है वो 24 हो जाए। अगर x की वैल्यू जो है वो 20 हो जाएगी तो हो सकता है y की वैल्यू जो है क्या हो जाए, 30 हो जाए। इसका मतलब क्या है कि x और y जो है वो सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे, ऐसा। और अगर इनके हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो इनके पॉइंट्स कुछ इस तरीके से ग्राफ के ऊपर नज़र आएंगे आप लोगों को। मतलब अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, चूँकि स्कैटर डायग्राम है तो स्कैटर डायग्राम में हम लाइन को, पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट नहीं करते, अलग अलग रखते हैं, ठीक है ना। तो ये लाइन जो है ये हमारे पास कौन सी लाइन है? इमेजिनरी लाइन है, ताकि हमें सिर्फ डायरेक्शन पता चल सके कि ग्राफ की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ मूव कर रही है। तो ग्राफ की डायरेक्शन जो है वो लोअर लेफ्ट से कहाँ जा रही है? अपर राइट की तरफ। ये वाला एरिया कौन सा है? अपर लेफ्ट। ये वाला एरिया कौन सा है? लोअर लेफ्ट। इसी तरीके से ये वाला एरिया कौन सा है? अपर राइट। और ये वाला एरिया कौन सा है? लोअर राइट, ऐसा।
तो अगर ग्राफ की डायरेक्शन जो है वो लोअर लेफ्ट से अपर राइट की तरफ जा रही है, दैट मीन्स ग्राफ की डायरेक्शन पॉजिटिव है। और पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y का मतलब क्या है कि x इंक्रीज होगा तो y भी क्या होगा, साथ में इंक्रीज होगा, ऐसा। अच्छा, इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग दूसरी जबान में लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बोलते हैं इस इमेजिनरी लाइन को। ओके, सही। क्या पॉइंट्स जो है वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर आएंगे या नहीं आएंगे? है अपर लेफ्ट पे? नहीं, कोई ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एक मिनट दीजिएगा यार ज़रा, क्योंकि लैपटॉप थोड़ा सा तंग कर रहा। मैं जैनब वाली क्लास में तंग कर रहा था लैपटॉप, या नहीं कर रहा था? क्योंकि ये लैपटॉप फेवरेट है, मेरी क्लास में तंग करता है, मैं जैनब को तंग नहीं करता ये। नहीं आया समझ में? छोड़ यार, अभी रहने दे। ये लैपटॉप की दोस्ती मुझसे, ये बाकी टीचर्स को तंग नहीं करता, ये सिर्फ मुझे तंग करता है। ये सही है। खैर चलो, ये देखो बेटा, इसको थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ते हैं क्योंकि लैपटॉप थोड़ा सा तंग कर रहा है। अब देखें,
पॉजिटिव रिलेशनशिप के अंदर मैंने क्या बताया आप लोगों को, कैसी तरीके से x भी इंक्रीज होगा, y भी इंक्रीज होगा, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, और ग्राफ की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, लोअर लेफ्ट से अपर राइट की तरफ मूव कर रही है। और क्या भाई देखो, ग्राफ का जो ये वाला एरिया है y एक्सिस से कनेक्टेड जो एरिया है, तो y एक्सिस का जो ऊपर वाला एरिया होगा वो अपर लेफ्ट है, ठीक है, और y एक्सिस का जो नीचे वाला एरिया है जहां पे 0 लिखा हुआ है दैट इज द लोअर लेफ्ट। और राइट के ऊपर आ जाओगे तो जहां पे देखो मैंने x एक्सिस लिखा हुआ है, देखो राइट पे x एक्सिस लिखा हुआ है ना, जहां x एक्सिस लिखा हुआ है दैट इज द लोअर राइट, और इसी के ऊपर से ले आएंगे तो वो अपर राइट हो जाएगा। तो ग्राफ की डायरेक्शन जो है वो लोअर लेफ्ट से अपर राइट की तरफ है, दैट मीन्स ग्राफ पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि x भी इंक्रीज हो रहा है, साथ साथ y भी इंक्रीज हो रहा है, और सारे के सारे पॉइंट्स देखो पॉजिटिव रिलेशनशिप के अंदर सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट के क्या हैं, क्लोज टू है। ऐसा कोई एक पॉइंट, कोई सिंगल पॉइंट पॉजिटिव रिलेशनशिप के अंदर लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर नहीं आएगा। आ रही मेरी बात सुन में, क्या कहा मैंने, कोई एक सिंगल पॉइंट भी लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर नहीं आएगा, सारे के सारे पॉइंट्स लाइन ऑफ बेस्ट फिट से क्या होंगे, क्लोज टू होंगे। ओके, आ रही है मेरी बात समझ में, पॉजिटिव रिलेशनशिप समझ में आ गया। अब देखो परफेक्ट पॉजिटिव वाला, देखो परफेक्ट पॉजिटिव के अंदर क्या है, देखो उसी तरीके से ग्राफ की डायरेक्शन लोअर लेफ्ट से अपर राइट की तरफ मूव कर रही है, ऐसा ना, ग्राफ वही x एक्सिस एक्सिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, मतलब x इंक्रीज हो रहा है साथ साथ y भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक चीज क्या है, एक चीज ये है कि यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट जो है वो कहाँ है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर है। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर कैसे आएंगे, जब x और y इंक्रीज होंगे बाय सेम प्रोपोर्शन। देखा बाय सेम प्रोपोर्शन, ये सेम प्रोपोर्शन वाला वर्ड वहां मिसिंग है, क्यों, क्योंकि वहां x इंक्रीज हो रहा था 2 यूनिट से, y हो रहा था 4 यूनिट से या 5 यूनिट से या 1 यूनिट से। x हो रहा था 5 यूनिट से इंक्रीज, y हो रहा था 10 से या 12 से या 15 से, मतलब सेम वैल्यू से इंक्रीज नहीं होगा पॉजिटिव रिलेशनशिप के अंदर। लेकिन परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप के अंदर क्या होगा कि x बढ़ेगा 2 यूनिट से, y भी बढ़ेगा 2 यूनिट से, x बढ़ेगा 5 यूनिट से, y भी बढ़ेगा 5 यूनिट से। इसी वजह से सारे के सारे पॉइंट जो है वो कहाँ आएंगे, लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर आएंगे। आ रही है मेरी बात समझ में, तो दोनों डायग्राम्स के अंदर अगर डिफरेंस हम मालूम कर लेंगे, डिफरेंस क्या है, तो वो है बाय सेम प्रोपोर्शन। पॉजिटिव रिलेशनशिप के अंदर बाय सेम प्रोपोर्शन नहीं होता, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप के अंदर बाय सेम प्रोपोर्शन होता है। क्या ये बात समझ में आती है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो अपने पास, ताकि फिर हम लोग नेगेटिव रिलेशनशिप वाले डायग्राम्स भी देखें।
डन, आगे मूव करें। हाँ भाई, ओके। सीओसी का मतलब बाद में रिपीट करेंगे। सीओसी अभी एडिशनल लिखवाया है, वो जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताऊंगा तो वो बताऊंगा कि क्लोजर टू 1 क्यों लिखा है और पॉजिटिव 1 क्यों लिखा है। अभी उस बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे, बाकी सब चीजें देख लो, ठीक है, बाकी सब चीजें लिख लो। वो सीओसी जो क्लोजर टू 1 लिखा हुआ है पॉजिटिव रिलेशनशिप के अंदर, और जो परफेक्ट पॉजिटिव में +1 लिखा हुआ है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, अभी नहीं करेंगे। आगे मूव करें क्लास। ऑनलाइन स्टूडेंट सब साथ है बेटा? हाँ भाई, डन। अब देखते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप। देखो नेगेटिव रिलेशनशिप के अंदर होगा क्या कि आपकी ग्राफ की वैल्यू जो है वो अपर लेफ्ट से लोअर राइट की तरफ आ रही होगी, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनेगा। क्यों? नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि एक वेरिएबल इंक्रीज होगा साइमल्टेनियसली, दूसरा वेरिएबल क्या होगा? डिक्रीज होगा। एक्स बढ़ेगा तो वाई क्या होगा? डिक्रीज होगा। देखो मैंने जैसे नेगेटिव रिलेशनशिप के अंदर आपको लिखकर दिया हुआ है क्या, ये देखो कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y का मतलब क्या है कि x इंक्रीज हो रहा है, देखो x की वैल्यू आगे तरफ जा रही है, और y क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से ग्राफ की डायरेक्शन जो है वो क्या आई है? अपर लेफ्ट से लोअर राइट की तरफ आई है, और सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट के क्या हैं प्यारे बच्चों? क्लोज टू हैं। ऐसा चेक कर लो, ठीक है। तो अगर इस तरह की डायरेक्शन होगी कि ग्राफ की डायरेक्शन लोअर लेफ्ट से अपर लेफ्ट से लोअर राइट की तरफ होगी और सारे के सारे पॉइंट लाइन ऑफ बेस्ट फिट के क्लोज टू होंगे, तो दैट मीन्स ये कंडीशन फॉल करेगी किसकी? नेगेटिव रिलेशनशिप की। जल्दी से इसकी डायग्राम भी बना लो। अच्छा परफेक्ट नेगेटिव देख लो बेटा, ताकि वो भी एक साथ ही कर लो तुम लोग। देखो परफेक्ट नेगेटिव के अंदर वही है कि ग्राफ की डायरेक्शन अपर लेफ्ट से लोअर राइट आ रही है, ग्राफ वही है कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, मतलब x इंक्रीज हो रहा है, साइमल्टेनियसली y डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एक सिर्फ वर्ड एक्स्ट्रा है जो कि हमने परफेक्ट पॉजिटिव में देखा था, बाय सेम प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि x बढ़ेगा 2 यूनिट से, y कम होगा 2 यूनिट से। x बढ़ेगा 4 यूनिट से, y कम होगा 4 यूनिट से, ऐसा ना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि सारे के सारे पॉइंट्स आपके लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर आएंगे। वहां क्या होता है? लाइन ऑफ बेस्ट फिट के क्लोज टू होते हैं, और परफेक्ट नेगेटिव के अंदर क्या होंगे? सारे के सारे पॉइंट्स लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर ही आते हैं, ऐसा। हो गया बेटा, आगे बढ़े। और ये स्टूडेंट्स सब साथ हैं बेटा, जल्दी से बताओ। ओके, अब देखते हैं अपने पास हम नो रिलेशन वाली कहानी। तो नो रिलेशन के अंदर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, कोई लाइन ऑफ बेस्ट फिट नहीं होगी। आपके जो पॉइंट्स होंगे वो ग्राफ के ऊपर इसी तरीके से स्कैटर हुए होंगे गैस मॉलिक्यूल्स की तरह, और कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई अपर लेफ्ट लोअर राइट नहीं होता, ठीक है ना। सिर्फ ग्राफ के ऊपर क्या होता है? पॉइंट्स स्कैटर हुए हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स का कोई आपस में ताल्लुक नहीं होता, तो इसी वजह से
कोई लाइन ऑफ बेस्ट फिट नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। ओके डन बेटा। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के ऊपर आ जाते हैं। मैंने क्या कहा था, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या बताता है कि किस हद तक दो वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो किस में ट्रैवल करती है, रेंज के अंदर ट्रैवल करती है, जो कि +1 से -1 के बीच में होती है। अब एज पर स्टडी टेक्स्ट अगर +1 हो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू तो वो कहता है कि ये परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर +1 के क्लोज टू है, क्लोजर टू +1 है, तो दैट मीन्स वो कौन सा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर 0 है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू तो वो क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप, वो नो रिलेशन है। अगर क्लोजर टू -1 है तो इसका मतलब कौन सा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। और क्लोजर टू एग्जैक्टली -1 है तो इसका मतलब क्या है कि परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसीलिए मैंने ऊपर जो लिखवाया था, देखो पॉजिटिव रिलेशनशिप के अंदर COC, COC का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या लिखा हुआ है, क्लोजर टू +1। इधर देखो परफेक्ट पॉजिटिव के अंदर COC की वैल्यू क्या लिखी हुई है, +1। यहाँ देखें परफेक्ट नेगेटिव के अंदर COC की वैल्यू लिखी हुई है क्लोजर टू -1। परफेक्ट नेगेटिव में देखो COC की वैल्यू क्या लिखी हुई है, -1। और नो रिलेशन के अंदर देखो COC की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 0। ठीक है, तो ये अपने पास नोट डाउन कर लो कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो किस पॉइंट पे हम क्या कंसीडर करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। डन। परफेक्ट नो रिलेशन कुछ नहीं होता, जब नो रिलेशन ही नहीं है तो परफेक्ट नो रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए नो रिलेशन की फर्दर कोई ब्रांच नहीं है। अच्छा सर, बात ये आती है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग। ये जो +1 टू +1 या -1 की जो वैल्यूज आएंगी ये कैसे आएंगी, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने के ये फॉर्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है ना, जो पहला फॉर्मूला अगर आप उसको गौर से देखोगे तो लिखा हुआ है n × सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई। ये वही रिग्रेशन कोफिशिएंट b और d का न्यूमरेटर है। और अगर दोनों के डिनोमिनेटर को देखोगे तो अंडर रूट करके उससे दोनों के डिनोमिनेटर्स को क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई, मतलब n इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर कर दिया, और n इंटू सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का वो क्या है, अंडर रूट b इंटू डी। मैं दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करें और दोनों को ज्योमेट्रिक मीन निकालने उनका। ठीक है ना। थर्ड फॉर्मूला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का SXY डिवाइडेड बाय SX मल्टीप्लाई बाय SY। SXY का मतलब क्या है, कोवेरियंस ऑफ XY, जिसका फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख के दिया हुआ है, n इंटू सम ऑफ XY माइनस सम ऑफ x इंटू सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस 1। अच्छा, SX का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट सम ऑफ n इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस 1।
और एस वाई का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है, जिसका फॉर्मूला भी आपके सामने लिखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो सिंबल है हम उसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इन तीनों फॉर्मूलाज के अंदर से कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे आपका आंसर जो है वो सेम आना है, आंसर में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ज़रा जल्दी से नोट डाउन कर लें तीनों फॉर्मूलाज को, फिर हम वर्किंग देखते हैं इनकी। डन। लिखा भी ये नहीं लिखा है, ओके लिख रहे हैं आप लोग, चलो लिख लो। ओके सदफ, कोई सा भी एक फॉर्मूला याद रख लें या सारे याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से अगर स्पेसिफिक वर्किंग आ गई तो फिर किस तरीके से करेंगे। मतलब अगर उससे सवाल के अंदर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई दे दिया और कोवेरियंस दे दिया तो अब तो सारे फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर सकते ना, फिर स्पेसिफिक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। या अगर सवाल में उसने क्या कहते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई दे दिया, रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स दे दिया, तब भी सारे फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, सेकंड वाला अप्लाई होगा। डन क्लास, आगे मूव करें भाई, आगे बढ़ जाए। क्या ऐसी क्या बातें हो रही हैं, अब बोलोगे कुछ नहीं तो फिर एनीवेज। तो देखो सबसे पहले हमारे पास सवाल आ रहा है, लिखा हुआ है कैलकुलेट कार्ल पर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर द गिवन वैल्यूज, ठीक है ना। अच्छा,
याद रखना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन x ऑन y और y ऑन x सेम होता है, मतलब r x y बराबर होगा r y ऑन x के, लिख लो। जैसे से रिग्रेशन कोफिशिएंट लिखा था ना x ऑन y और y ऑन x, इस तरीके से r x y बराबर होता है r y ऑन x के, क्योंकि x और y आपस में मैंने मल्टीप्लाई हो या y ऑन x आपस में मल्टीप्लाई हो, आंसर सेम ही रहता है। इसी वजह से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन चेंज नहीं होता, दोनों वेरिएबल्स के ऊपर सेम रहता है। ओके, अच्छा अब देखो, चूंकि इस सवाल के अंदर हमें कार्ल पर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला था। कार्ल पर्सन कौन है भाई? वो बंदा जिसकी थ्योरी है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसका नाम है। तो हमने डिसाइड किया कि पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो सम ऑफ x भी निकाल लिया, सम ऑफ y भी निकाल लिया। अच्छा सर, सम ऑफ x और सम ऑफ y कैसे निकाला? आप सबके पास कैलकुलेटर है आपके हाथ में, उठाएं जरा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर उठाएं बेटा सब लोग, ऑन भी करें, इसका बटन दबाएं, ऑन ही है, नहीं आपको नहीं बोला, इसका ऑफ था, इसको बोला। तो कैलकुलेटर अगर ऑन नहीं है तो ऑन करें, मोड की प्रेस करें जरा, मोड की नहीं, मोड की प्रेस करें। देखिए ऑप्शन 1 पे क्या लिखा हुआ होगा? 1 माइनस बी ए आर, नहीं क्या लिखा हुआ है? कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। ओके, सेकंड पे क्या लिखा हुआ है? स्टैट्स लिखा हुआ होगा, स्टैट्स प्रेस करो, 2 प्रेस करो, है 3 पर स्टैट्स है। और भाई तो 3 प्रेस कर लो यार, इतनी तो 3 पे स्टैट्स प्रेस किया। देखो ऑप्शन 1 में लिखा होगा 1 माइनस वी ए आर, 1 माइनस वी ए आर का मतलब लिखा हुआ 1 वेरिएबल, सिर्फ x का डेटा होता है तो हम यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। सेकंड पे क्या लिखा हुआ है? देखो लिखा हुआ होगा a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स का मतलब क्या? ये 2 वेरिएबल है, इसको प्रेस करो, 2 प्रेस करो। तो देखो आपके पास 2 कॉलम आ रहे होंगे, x का कॉलम आ रहा होगा और y का कॉलम आ रहा होगा। x की वैल्यू जरा पुट कर दो कॉलम में, हर वैल्यू टाइप करने के बाद इक्वल्स टू प्रेस करिएगा, मतलब 0 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू। तो x की वैल्यू इस तरीके से आप क्या कर दो, कैलकुलेटर में पुट कर दें। कर दी? x का डेटा कैलकुलेटर में पुट कर दीजिए। हाँ भाई, ओके। अब x का वैल्यू पुट करने के बाद हमने y की वैल्यू पुट करनी है, तो वो राइट साइड का एरो दबाओ तो y के कॉलम में आ जाओगे, लेकिन आपका कर्सर जो है ना वो वहां पे आ रहा होगा जहां x की वैल्यूज खत्म हुई हैं, तो कर्सर को वापस ऊपर लेके जाना होगा ताकि x और y की वैल्यूज आमने सामने आए। आ रही मेरी बात समझ में? तो x और y, अब y की वैल्यूज पुट कर दो, 12 14 16 18 16, ताकि x और y की वैल्यू आमने सामने ही आ जाए आपके पास, ठीक है ना। मेरी भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारी समझ क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी और तुम बैठे भी अकेले हो। पता है, अकेला वो बंदा बैठता है जिसको सब कुछ आता है, और जिसको कुछ नहीं आता वो दूसरों के साथ बैठता ताकि बराबर वाले का देख तो सके। देखे जैसे 4 लड़कियां एक साथ बैठी आपस में, इसका देखती इसका देखती, कुछ ना कुछ कर लेती हैं आपस में। बता रहा हूँ ना, आगे पहले वैल्यूज तो पुट कर लेंगे लोग। बेटा डेटा पुट कर लिया ऑनलाइन वालों? ऑल डेटा डन बेटा, एक्स और वाई दोनों पुट कर लिए। देखो एक्स और वाई पुट करने के बाद आपके कैलकुलेटर में एक की होगी डेल की, डेल की है डेल, उसके बराबर में एसी वाली की होगी, दबाओ एसी की दबाओ, एसी वाली की दबाओ, एसी वाली की हैं। और आगे भागो, कितना और बताओ। वो तुम लोगों ने मूवी नहीं देखी, वो 2 बाप और बेटे जो है वो जहाज में बैठ जाते हैं और बोलते हैं बटन दबा, बोलो दबा दिया। नहीं देखी आप लोगों ने? 10 करोड़ वाली जो मूवी है, ये नहीं दबाया था, फिर दोहराए ये भगवान हमसे जो फाफू है वो वाला। तो कहने का मकसद क्या है? देखो एसी प्रेस कर दिया, एसी प्रेस करना था सर, कौन सी की? चलो वो उरूज नाच तो जो है ना वो टुन है फुल, कौन सी की भाई? एसी वाली की दबानी, एसी वाली की। ये कैलकुलेटर में की होती है, एसी लिखा होता है उसके ऊपर। देखो एसी की दबाने के बाद आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी।
लेकिन जो डेटा हमने फीड किया था वो डेटा अभी भी कैलकुलेटर में सेफ है अनटिल एंड अनलेस मैं कैलकुलेटर को रीसेट नहीं मारूं। जो डेटा डाला था वो है, कैलकुलेटर को रीसेट करूंगा वही शिफ्ट 9 3 इक्वल्स टू AC करके, याद है ना। तो फिर क्या होगा, डेटा इरेज हो जाएगा, या मोड में जाके कोई भी मोड चेंज करूंगा तो डेटा इरेज हो जाएगा। अभी डेटा मेरा सेव है। आप एक काम करें, शिफ्ट की दबाएं और 1 दबाएं, शिफ्ट दबाएं और 1 दबाएं, क्योंकि 1 पे स्टैट्स लिखा हुआ है। शिफ्ट दबाएं 1 दबाएं, देखिए फर्दर ऑप्शन आपके पास सामने आ रहे होंगे। कहीं लिखा हुआ है सम, कितने पे लिखा हुआ है, 3 पे सम लिखा हुआ होगा, 3 प्रेस करो तो देखो वहां पे सारी लिस्ट आ जाएगी कि सम ऑफ एक्स क्या है, सम ऑफ वाई क्या है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, सम ऑफ वाई स्क्वायर क्या है, जो भी चाहिए। जैसे मैं सम ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स स्क्वायर का नंबर प्रेस करके इक्वल टू दबाओ, तो देखो 216 आ जाएगा। अच्छा फिर अब सम ऑफ वाई स्क्वायर चाहिए, AC प्रेस करो, दोबारा शिफ्ट 1 प्रेस करो, AC प्रेस करें, फिर दोबारा शिफ्ट 1 प्रेस करें, फिर सम में आए और सम ऑफ वाई स्क्वायर का बटन दबा के सम ऑफ वाई स्क्वायर निकाल लें। तो इस तरीके से आप बाकी अपने सारे के सारे सम जो है वो इजीली इस तरीके से निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने वो लिस्ट बनाए बार बार, एक्स की कॉलम, वाई का कॉलम, एक्स वाई का कॉलम, एक्स स्क्वायर का कॉलम, वो सब पुराना काम था। हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर से डायरेक्टली सम निकाल सकते हैं। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है बेटा। तो इसी तरीके से हमने सारी की सारी वैल्यूज जब बाय कैलकुलेटर निकालनी है तो अब क्या करेंगे, SKR पहले, SKR का मतलब क्या है, SKR पहले बता देते। SRK का तो मतलब मेरे को पता है, SKR का मतलब क्या है। अरे उरूस के लिए सर वो आई लिख दिया आर के की जगह, ओके। अब क्या करना है बेटा, दोबारा मोड प्रेस करें, 1 प्रेस करें, आप दोबारा डिफ़ॉल्ट मोड के ऊपर आ जाएंगे और डिफ़ॉल्ट मोड के ऊपर आने के बाद आप फॉर्मूला ज़रा अप्लाई करो, फॉर्मूला लिखो, कैलकुलेटर में वैल्यूज टाइप करो, ये वाली है बेटा। मैंने बोला है कि मोड प्रेस करके दोबारा बना दबाएं ताकि नॉर्मल मोड के ऊपर आ जाएंगे। अब फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज टाइप करें, ये वाली चेक करें, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू आ रही है 0.866। रिमेंबर के डिनोमिनेटर में पहले आपने रेडिकल डालना है, पहले अंडर रूट डालना है और फिर वैल्यूज टाइप करनी है, ठीक है। और दोनों फैक्टर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी है डिनोमिनेटर के अंदर। हाँ भी आ रहे बच्चों, आ रहा है 0.866, चेक कर लें जरा। सर डेटा दोबारा दिखाएं। ऐसा कौन सा डेटा, वही एक्स और वाई वाला। ये लो देखो, हाँ भाई आ रहा है 0.866, तो 0.866 आ रहा है सबका। दैट मीन्स कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है, सॉल्व नहीं हो रहा। सॉल्व क्यों नहीं हो रहा भाई, सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। यार एक तो ये लोग सिस्टम चेंज कर देते हैं, वाले सिस्टम में मेरे पास कैलकुलेटर था, अब इस सिस्टम में पता नहीं मैंने इंस्टॉल किया था या नहीं किया था।
चलो खैर, अभी तो ऐसे ही एडजस्ट करो, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको सर सॉल्व नहीं हो रहा। अच्छा, एरर इसलिए आ रहा होगा क्योंकि आपने देखो डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो मल्टीप्लाई का साइन ही डाला होगा। डिनोमिनेटर में देखो मल्टीप्लाई का साइन है, पहले आपने अंडर रूट डालना है, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 216 माइनस ब्रैकेट ओपन 28 का ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज के बाद फिर मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं डालोगे तो फिर एरर आएगा। फिर ब्रैकेट ओपन करना है, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 117, मतलब जितने ब्रैकेट ओपन है जितने क्लोज हैं वो परफेक्ट सीक्वेंस में रखने हैं। कोई भी आगे पीछे गायब करोगे तो फिर आंसर नहीं आएगा। चेक कर लो दोबारा से टाइप करके बेटा। सदफ मुझे कैलकुलेटर की पिक्चर भेजें जो आपने टाइप किया है, व्हाट्सएप पे पिक्चर भेज दो। हाँ भाई, तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया 0.866। अब देखो चूंकि पॉजिटिव है दैट मीन्स पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिखा है कंक्लूजन में कि सिंस द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज क्लोजर टू पॉजिटिव 1 मतलब 0.866, देयरफॉर वी कंक्लूडेड दैट x and y हैव पॉजिटिव रिलेशन। अगर यही एग्जैक्टली 1 आता तो फिर हम क्या लिखते हैं, परफेक्टली पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है ना, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन। AC प्रेस करने के बाद क्या करना था, AC प्रेस करना है, शिफ्ट 1 दबाना है, शिफ्ट 1 दबाएंगे, फिर 3 दबा के सम में आएंगे और फिर हम आपसे सम निकाल लेंगे। सदर देखो बेटा, जो सेकंड फैक्टर है उसमें लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय 117, आपने लिखा है 5 मल्टीप्लाई बाय 176। ठीक है, तो 176 को 117 कर लो, 1176। डन बेटा, आगे मूव करें। चलो बस एक काम करते हैं, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि लैपटॉप थोड़ा सा मसला कर रहा है। सही है, रूट 2 दफ़ा आएगा क्या, नहीं एक ही दफ़ा आएगा, फिर उसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। आयशा आप भी मुझे पिक्चर भेजो ताकि मैं चेक कर लूँ आपने क्या वैल्यूज की मिस्टेक करी है। ठीक है, मल्टीप्लाई के साइन के बाद रूट तब हटेगा जब आप फैजान उसमें गैप दे के लिखोगे। अगर आप कनेक्टेड ही लिखोगे तो रूट नहीं हटेगा। ठीक है, चलो बस मैं इंशाअल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको सॉल्व भी करा दूंगा क्योंकि इस कैलकुलेटर इस सिस्टम में फिर मैं कैलकुलेटर इंस्टॉल कर लूँगा। ओके।